अभी हम रेसिस्टिविटी को देखने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था जो हमारा रेसिस्टेंस जो है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हमने देखा आर जो होते हैं रेसिस्टेंस जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाय ए का होता है। एल यानी जो हमारा कंडक्टर है उसकी लेंथ, और जो हमारा कंडक्टर है उसी का क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होता है वही यहाँ ए डिनोट कर रहा है। तो कल हम लोगों ने इतना देख लिया है। इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो R इक्वल टू, ये आप लोग को पहले से ही पता है, अगर प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है उसको अगर हम हटाते हैं तो उसके बदले हमें एक कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम वही करने जा रहे हैं। इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इसके साथ ही एक हमें यहाँ पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जो कांस्टेंट हमारा रो है, इसको रो पढ़ा जाता है, और ये एल बाय ए। तो ये जो रो यहाँ पे आया है इसी रो को क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी। यही जो रो है इसी रो को रेसिस्टिविटी कहा जाता है। और ये हमारा क्या है? एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। ये हमारा एक क्या है? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। यहाँ से अगर हम रो इक्वल टू देखना चाहें, रो इक्वल टू अगर यहाँ से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर जो कि हमारा रेसिस्टेंस है और ए जो कि क्रॉस सेक्शन है, और डिवाइड बाय एल। यहाँ से रो का वैल्यू ये निकल के आ रहा है। अगर अब हम इस रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट की बात करें तो इस रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा? रेसिस्टेंस का पहले हम एसआई यूनिट लिख लेते हैं। रेसिस्टेंस का ओम होता है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया जब भी है तो एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और नीचे जो है लेंथ है, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर और मीटर कट जाएंगे, और ओम मीटर जो है रेसिस्टिविटी का जो है एसआई यूनिट ओम मीटर आ जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर हम इसके आगे बात करें तो रो जो हमारा रेसिस्टिविटी है वो क्या आर पे या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे या लेंथ पे डिपेंड करता है? तो यहाँ अगर इस फॉर्मूले को हम देखते हैं तो हमें लगता है हाँ ये डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा जो रेसिस्टिविटी होता है वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ लिख लीजिए डज नॉट डिपेंड। रेसिस्टिविटी जो है रो डज नॉट डिपेंड। अब ये क्यों नहीं डिपेंड करता है वो भी हम देखने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे मान ले, अगर यहाँ जो हमारा ए है, ए को अगर हम 1 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, जो कि हमारा 1 यूनिट अगर हम ले इसको, एरिया जो है 1 यूनिट है, और उसके अलावा लेंथ जो हमारे पास है वो लेंथ भी कितना है? 1 मीटर ही है। 1 यूनिट कहा जाता है। 1 यूनिट ले रहे हैं तो उस कंडीशन में रो इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर, और मल्टीप्लाई ए की जगह हम लिखेंगे 1 मीटर, और नीचे भी क्या आएगा? 1 मीटर। यानी इस कंडीशन में रो जो है वो आर के बराबर हो जाएगा, यानी रेसिस्टिविटी जो है वो रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो रेसिस्टिविटी जो आया है, रेसिस्टिविटी हमारा हमेशा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम रेसिस्टिविटी की बात करते हैं, किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी की, तो वो वहाँ पे निश्चित होता है उसका जो है 1 मीटर लेंथ होगा। उसका 1 मीटर लेंथ होगा, मतलब 1 यूनिट कहने का मतलब हुआ 1 यूनिट लंबाई होगा, और उसका जो एरिया होगा वो भी 1 यूनिट का ही होता है। 1 मीटर स्क्वायर का ही एरिया होगा, उसे ही हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक हम क्या लिए हैं, एक यहाँ पे कॉपर का एक कॉपर मेटल ले लिए हैं। ये हमारा प्योर कॉपर मेटल है, और इस कॉपर मेटल की जब हम रेसिस्टेंस की बात करें तो ये पूरा रेसिस्टेंस जो है इसके लेंथ पे और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जब इसके हम रेसिस्टिविटी की बात करें, ये हमने कॉपर का लिया है, कॉपर का, जब इसकी हम रेसिस्टिविटी की बात करते हैं तभी, जब ही रेसिस्टिविटी आए तभी आप समझ लीजिए इस कॉपर का जो है हमें लेंथ जो है 1 यूनिट लेना है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो भी 1 यूनिट का ही लेना है। यानी इतने 1 यूनिट लेंथ और 1 यूनिट जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है उसमें जितना रेसिस्टेंस होगा वो उसी का रेसिस्टिविटी कहलाता है। यानी रेसिस्टिविटी जो है किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टिविटी जो है ना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा ना कि लेंथ पे, क्योंकि यहाँ निश्चित रूप से रेसिस्टिविटी जो होगा किसी भी मटेरियल का, किसी भी मैटर का लेंथ एक ही रखेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो भी एक ही रखता है, 1 यूनिट। इसीलिए कहा जाता है रेसिस्टिविटी जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ जो है मटेरियल दिया गया है और उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी दिया गया है। यानी कि रेसिस्टिविटी जो होता है
वो मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है। और पीछे भी हमने देखा था रेसिस्टेंस भी प्रॉपर्टी है, वैसे ही रेसिस्टिविटी भी जो है वो किसी मैटर का जो होता है वो उसका प्रॉपर्टी होता है। लेकिन रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में यही फ़र्क है, जब रेसिस्टिविटी आता है तो आप समझ लीजिए उसमें 1 लेंथ 1 यूनिट होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो भी 1 यूनिट का होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास सिल्वर मेटल है जो कि कंडक्टर में आ रहा है, फिर कॉपर है, एल्युमिनियम है, आगे बात करें एलॉ है जो कि कॉन्स्टेंटेन है, उसके बाद मैग्नीन है, नाइक्रोम है, उसके नीचे जो है इंसुलेटर में कुछ दिया गया है, ग्लास है, हार्ड रबर है। तो ये सारे यहाँ पे मटेरियल दिए गए हैं और इस मटेरियल का जो है रेसिस्टिविटी भी दिया गया है। अगर यहाँ पे हम देखें सिल्वर का रेसिस्टिविटी कितना है 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिल्वर मेटल का जो है रेसिस्टिविटी बहुत ही कम है, पावर माइनस में। यहाँ से आप चीज़ एक बार माइनस में जो है उसको आप देख लीजिए, यहाँ से देखिए सारा पावर क्या है -8 में है। तो ये यानी कि लो वैल्यू है, रेसिस्टिविटी क्या है सिल्वर का कम है, और जिस मटेरियल का रेसिस्टिविटी कम होता है वो क्या होता है गुड कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे ये बात आप लिख सकते हैं, गुड कंडक्टर क्या होगा, तो जिसका रेसिस्टिविटी कम रहता है, यानी 10⁻⁻8 ओम से लेके 10⁻⁻6 ओम तक जिस भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी होता है वो क्या होते हैं गुड कंडक्टर। यहाँ रेसिस्टिविटी से आप ये याद रखिए, जो भी हमारे पास मटेरियल है अगर उसका रेसिस्टिविटी 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम है, कहने का मतलब हुआ इसमें जो है रेसिस्ट कम है, यानी कि ये विरोध कम कर रहा है, ये जो है करंट को कम रोक रहा है, यानी ये गुड कंडक्टर हो गए हैं। तो ये हो जाता है। अगर इसके बाद अगर हम एलॉ की बात करें तो एलॉज में जो हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंटेन है, मैग्नीन है, नाइक्रोम है, तो इस सब का जो है रेसिस्टिविटी 10⁻⁻6 में आ रहा है, यानी इसकी रेसिस्टिविटी जो है वो गुड कंडक्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है। रेसिस्टिविटी इसकी जो है गुड कंडक्टर से क्या है थोड़ा ज़्यादा है, जब भी इसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, इसका जो है रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, यानी कि ये कंडक्ट क्या करेंगे, ये उससे लेस कंडक्ट करेंगे, ये जो है गुड कंडक्टर की अपेक्षा थोड़ा लेस कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। अगर इसके नीचे हम देखते हैं इंसुलेटर में देखिए यहाँ पे ग्लास दिया गया है, हार्ड रबर, तो ग्लास का है 10⁻10 से 10⁻14। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी रेसिस्टिविटी क्या है और ज़्यादा है, यहाँ पे रेसिस्टिविटी क्या है, यहाँ रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, यानी इंसुलेटर का जो होता है इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, रेसिस्टिविटी जो होगा इंसुलेटर का वो बहुत ज़्यादा मोड़ हो जाता है। इस वजह से ये क्या करते हैं करंट को ज़्यादा रोकते हैं और अपने से पास नहीं होने देते हैं, तो हम कहते हैं वो सब्सटेंस हमारा इंसुलेटर है। तो अब आगे जाके देखना है हमें, अब हमारे दिमाग में जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, हम जो है कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन कराने के लिए। तो इसके पीछे का जवाब है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई वी यूज़ कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप इसका जवाब दे सकते हो बिकॉज कॉपर एंड एल्युमिनियम हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी। अभी हम लोगों ने पीछे चार्ट था, उस चार्ट में हम लोगों ने देखा था जो हमारा कॉपर मेटल है या फिर जो सिल्वर मेटल होता है, एल्युमिनियम मेटल होता है, तो इस सब का क्या होता है रेसिस्टिविटी जो है बहुत ही लो होता है। और लो रेसिस्टिविटी होने से क्या होगा, उससे चार्ज आराम से फ्लो करेंगे और चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, यानी हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। तो ट्रांसमिशन में हम लोग जो है कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। अगर अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आता है, जो भी हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट जैसे कि आयरन, जब आप आयरन करते हो अपने क्लॉथ पे तो आप क्या देखते हो, सबसे पहले आपका आयरन गर्म हो जाता है, आयरन जब गर्म होता है उसके बाद वो कपड़ा जो है आप प्रेस करते हो। तो ऐसे ही जो हमारे हीटिंग एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है, रूम हीटर है, रूम हीटर कैसे काम करता है, पहले रूम हीटर जो है खुद गर्म हो जाता है और खुद हाई टेम्परेचर उसमें आ जाती है, उसके बाद वो रूम को पूरा गर्म रखता है। ऐसे ही वाटर हीटर है, हेयर ड्रायर है, इस सब का जब हम इस्तेमाल करते हैं, इस सब में जो है हम एलॉज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। जो मतलब ऐसे करके जो हीटिंग एलिमेंट जो होता है उसमें एलॉज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो आप उसके पीछे का कारण बता सकते हैं। जो हमारा एलॉज होता है उसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, मच हायर देन प्योर मेटल, प्योर मेटल से बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टिविटी होते हैं एलॉज के। और एक खासियत है, जो भी एलॉज हैं वो ऑक्सीडेशन नहीं होते हैं, यानी अगर उसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो वो
बर्न नहीं होते हैं। हाई टेम्परेचर जब उनको दिया जाता है तो वो बर्न नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं। तो इसके लिए हम हीटिंग एलिमेंट में इन सब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ ही थोड़ा अभी इस एलॉज के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे एक एलॉज है मैग्नीन, तो ये क्या है, ये जो जब भी हम एलॉज की बात करते हैं तो समझ लीजिए ये अकेले नहीं है, 2-3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो जब हम मैग्नीन की बात करते हैं तो मैग्नीन जो है कॉपर से, मैग्नीज से और निकेल से मिलके बना हुआ है। तो मैग्नीन का जो रेसिस्टिविटी होगा वो कॉपर से क्या होता है, ज़्यादा होगा। तो इस वजह से हीटिंग एलिमेंट में मैग्नीन का इस्तेमाल किया जाता है। नाइक्रोम वायर तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, इसका जो है हीटिंग एलिमेंट में लगभग हर एक हीटिंग एलिमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नाइक्रोम जो है किन किन मेटल से मिलके बना है, तो निकेल से, क्रोमियम से, मैग्नीन से, उसके बाद आयरन से। तो क्रोमियम का जो रेसिस्टिविटी होगा वो इस सब से क्या होगा, ज़्यादा होता है। और इस कारण से ये क्या होते हैं, ये खुद बर्न नहीं होते हैं और अपने में हीट को ये समा के रखते हैं और अपने आप को हीट को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ये हीट में चेंज कर देते हैं। ऐसे आप समझिए, अगर आप नाइक्रोम वायर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हैं तो वो खुद बर्न ना होके इलेक्ट्रिसिटी को किस में बदल देते हैं, हीट में बदल देते हैं। और हीट में बदलने के बाद अपने लोग जो है, अगर आयरन में इस्तेमाल किए हैं तो प्रेस करने में काम आएगा, वाटर हीटर में है तो गर्म करने में काम आएगा। तो इस सब तरीके से यहाँ पे ये चीज़ है। अब एक न्यूमेरिकल है जो कि एनसीईआरटी का है, उसे सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज़ अ रेसिस्टेंस 4 ओम। यहाँ पे दिया गया है एक कोई जो है एक वायर है जिसका कि लेंथ कितना है, लेंथ आपको L ही दिया है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी जो है वो A ही है, लेकिन इसका रेसिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। फिर आगे है व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। यहाँ पूछ रहा है फिर कोई दूसरा वायर है जो कि मटेरियल सेम ही है, दोनों वायर का मटेरियल सेम ही है, यानी कि दोनों अगर वायर कॉपर का होगा तो दोनों कॉपर का ही होगा। तो इसमें दूसरा वाला जो वायर है उसकी लंबाई दी गई है L/2, पहले की आधी इसकी लंबाई है, और क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो पहले का दुगुना है। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं। पहले तो हमने एक वायर बना दिया है, इस वायर, पहला वाला वायर है, इसकी लेंथ है L और इसका जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ही है और इसका रेसिस्टेंस हो गया है 4 ओम। और दूसरा वायर है जिसकी की लेंथ है L/2 और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A दिया है और इसका रेसिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ से पहले वाले कंडीशन को आप सॉल्व करिए। ये रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L/A। तो ये रो और L/A जो है, तो यहाँ पे तो हम रो के जगह रो ही रखेंगे और L के जगह भी हमें तो L ही दिया गया है, लेंथ तो L ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी A ही है, और R1 जो है यानी ये हमारा क्या है, रेसिस्टेंस, और इस कंडीशन में हमारा रेसिस्टेंस कितना दिया है, 4 ओम। तो यहाँ पे हम 4 ओम लिख देते हैं। ये हमारा पहला वायर के लिए हो गया है। और जब हम दूसरे वायर की बात करते हैं तो दूसरे वायर में R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें भी वही होगा, रो L/A। तो रो के जगह पे तो हम रो ही रखेंगे और उसके बाद जो हमारा L है, L कितना इसमें दिया है, L/2, L के जगह हम L/2 रख देंगे और एरिया कितना है, एरिया की जगह हमें 2A रखना है। तो जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 तो नीचे चला जाएगा तो रो ऊपर ही रहेगा, L भी ऊपर ही रहेगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 एम्पियर, 4A हो गया, सॉरी 4A हो गया। अब हम अगर पीछे से इस इक्वेशन से बात करें, अगर इस इक्वेशन को हम देख के करें तो यहाँ हम करते क्या है, 1/4 को पहले लिख देते हैं और ब्रैकेट में रो L/A लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें रो L/A जो है, रो L/A कितना है, 4 ओम है। तो यहाँ से इसका वैल्यू रख दीजिए, 1/4 मल्टीप्लाई 4 ओम। तो ये 4 कट के 1 ओम का रेसिस्टेंस हो गया, यानी दूसरे वायर से जो है 1 ओम का रेसिस्टेंस हो गया है।